आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आज मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला करेगा? इसको जानने के लिए आप पूरी कहानी जानिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि आज पाकिस्तान न्यूक्लियर नेशन होता ही नहीं, एक प्रधानमंत्री की वजह से आज पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन है। एक प्रधानमंत्री की वजह से कितने जासूसों की जान गई। एक प्रधानमंत्री जो ये रोक सकता था। इजराइल ने तो ये बोल दिया था कि बस आप हमको सर 1 घंटा दे दो, हम 1 घंटे के अंदर अंदर इनकी पूरी फैसिलिटी उड़ा देंगे। किस तरीके से भारत ने अपनी नीतियां बदली हैं 1998, 2009, 14 और आखिरकार पाकिस्तान का ये जो न्यूक्लियर बार बार देते हैं ना, इनके एक मंत्री कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर हैं 130 न्यूक्लियर जो है वो भारत की तरफ दाग देंगे। ये कह रहे हैं सर वो आसिफ, ये ख्वाजा आसिफ है ना, जिनको मारा है, कायदे से मार पड़ी है आर्मी चीफ से, ये कह रहे हैं कि भारत अटैक करेगा उस समय हम न्यूक्लियर। तो जो गीदड़ भभकी दे रहा है ये क्यों दे रहा है और क्या ये वाकई कितना दम है इसमें? इन सारी चीजों पे दोस्तों हम बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि आखिरकार हुआ क्या, कि ख्वाजा आसिफ ने क्या बोला है। उससे पहले दोस्तों चाणक्य नीति और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये 2 कोर्स है 500 रुपए के। कल ये कूपन कोड खत्म हो जाएगा, ऑफर खत्म हो जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया। 50 किताबों का रिव्यू, 25 लेक्चर्स, आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो यहां पे ख्वाजा आसिफ पहले ये बताता है, फिर हम इतिहास के जाएंगे। पूरा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम आपको बताऊंगा मैं कि आखिरकार हुआ क्या था। ये कहता है कि भारत हमला करेगा ही करेगा, ये एमिनेंट है। और उस समय हम जो हैं वो भारत पे न्यूक्लियर अटैक करेंगे, ये स्टेटमेंट है कि हमने अपनी फोर्सेस को रीइंफोर्स किया हुआ है और कभी किसी भी वक्त भारत जो है हमला कर सकता है और उस समय हमको स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना पड़ेगा। और स्ट्रैटेजिक डिसीजन क्या है? स्ट्रैटेजिक डिसीजन ये है कि हम हमला करेंगे न्यूक्लियर से। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। 1971 में भारत ने पाकिस्तान को तोड़ के रख दिया, खत्म कर दिया। तो 1971 में भारत ने पाकिस्तान को तोड़ के रख दिया। सुनिएगा जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 2 टुकड़े हो गए। अगर आज पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं हुए होते ना, तो यही जो बांग्लादेश आपको दिख रहा है ये पाकिस्तान के पास होता, फिर और दिक्कत हो जाती, क्योंकि यहां से भी, ये बॉर्डर से भी ये लोग बदतमीजी करते। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये इधर गोल्डन क्रिसेंट है और उधर जो है वो गोल्डन ट्रायंगल है, नॉर्थ ईस्ट। और इधर पंजाब के रीजन से भारत में बहुत ज्यादा ड्रग्स आते हैं। जम्मू रीजन से, जम्मू एक और बहुत बड़ी क्राइसिस खड़ी हुई है, ड्रग्स की क्राइसिस, जो कि पाकिस्तान सप्लाई करता है, क्योंकि वो सब टेरर को पैसा वहीं से होता है। तो 1971 में भारत ने तोड़ के रख दिया। लेकिन दोस्तों जब भारत तोड़ रहा था तो रिचर्ड निक्सन, इंदिरा गांधी को उन्होंने बहुत अपशब्द बोले थे, चुड़ैल तक बोल दिया था। तो इंदिरा गांधी को बहुत चिढ़ता था रिचर्ड निक्सन। आज जो अमेरिका है ना, आप क्यों अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते? अमेरिका ने यूएसएस एंटरप्राइज भेज दिया था और ये यूएसएस एंटरप्राइज एक सबमरीन के साथ आया था, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में खड़ा कर दिया था। अब ये बंगाल की खाड़ी में जो यूएसएस एंटरप्राइज खड़ा था, इसका क्या मकसद था? भारत पे न्यूक्लियर हमला कर देता अमेरिका। आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, भारत पे न्यूक्लियर अटैक हो जाता। ये न्यूक्लियर सबमरीन थी और ये साफ साफ बोला था कि अगर तुमने बांग्लादेश पे हमला किया, मतलब ईस्ट पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान को छुआ, तो हम हमला कर देंगे। ये तो हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी करके रखी थी सोवियत से, तो सोवियत के जहाज आए और उसके बाद हमारा मित्र रशिया, उसने पूरी तरीके से घेर लिया अमेरिका को, तब ये भागा है। वरना दोस्तों ऐसी कंडीशन हो गई थी। और आज उसी अमेरिका के पीछे हम लगे हुए हैं। खैर चलिए कोई नहीं, वक्त बदल गया। लेकिन आपको बता दूं कि दुनिया में जितने भी युद्ध है ना, पहले युद्ध में सबसे बड़ा हाथ कौन होता था? पलीता सुलगाने वाला ब्रिटेन। आज अमेरिका है। यह आतंकवाद अमेरिका ने खड़ा किया है और हम इसको अकाउंटेबल कभी नहीं, माफी इनसे मंगवानी चाहिए वैसे। एनीवे, अब क्या है कि ये हुआ, ठीक है, 1971। फिर उसके बाद मीटिंग बैठती है और बोला कि देखिए हमको न्यूक्लियर वेपन चाहिए और ऐसे होगा नहीं। आज अमेरिका हमको धमका रहा है, कल कोई और धमका सकता है। और 1971 के बाद पाकिस्तान हो गया बहुत ज्यादा कमजोर, उनकी 93,000 की सैनिक हमारे पास। तो पाकिस्तान को भी ये पता था कि भैया हम कन्वेंशनल वॉर जीत ही नहीं सकते। ये कन्वेंशनल वॉर आएगा दोस्तों बाद में, याद रखिएगा, 1998 जब हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। उनको पता था कि भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम न्यूक्लियर वॉर नहीं जीत सकते भारत से। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बहुत अच्छी किताब है दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन इंडिया, मतलब एक, तो उसमें मतलब काफी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं। अब देखिए क्या है कि भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट इसलिए किया क्योंकि भारत डर गया था उस समय, लिटरली,
कि भाई कुछ, क्योंकि हम इन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। भारत को पता था कि हम अमेरिका और ये सब यूनाइटेड नेशन वेस्ट ऐसे ही नाकारे हैं, हमको खुद की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी। तब 1974 में द बुद्धा हैज स्माइल्ड, हमने ऑपरेशन बुद्धा लॉन्च किया। लेकिन हमने वो एक पीसफुल एनर्जी था, वो टेक्नोलॉजी थी, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया था। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ गई थी जिससे हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे। क्योंकि यहां दोस्तों हम सबको पता है कि होमी जहांगीर भाभा का प्लेन क्रैश हुआ, उसमें CIA का हाथ था। 1960s में हम बहुत क्लोज पहुंच गए थे एटॉमिक पावर बनने के। हम 1974 से पहले ही वो टेस्ट कर लेते, लेकिन वो अमेरिका ने नहीं होने दिया। ये जग जाहिर बात है। और CIA जो है अमेरिका भारत पर नजर रख रहा था। उस समय अगर आप न्यूक्लियर बोल भी देते, किसी को भी गोली मार देता, वो रातों रात गायब हो जाते थे लोग। लेकिन पाकिस्तान का साथ दे रहा था। तो 1974 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया। अब जब 1974 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, पहला हमारा न्यूक्लियर टेस्ट, तो पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। पाकिस्तान की बैंड बज गई। बोले बाप रे, इधर अब्दुल सलाम को लगाया, और एक अब्दुल कादिर खान करके, वो एक साइंटिस्ट था, वो यूरोप में हॉलैंड में था, वहां पे एक कंपनी के लिए काम करता था, उसको बताया। तो उसने क्या किया, पाकिस्तान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम, मैंने ये लेक्चर भी लिया था, चोरी का है। उसने ब्लूप्रिंट चोरी कर लिए। वहां पे न्यूक्लियर टेस्ट चल रहा था, तो पूरे न्यूक्लियर सब कुछ ले आके चोरी करके ले आया पेपर्स कि लो भैया, और पाकिस्तान की सरकार को सौंप दिया। और बोला कि देखो, भारत कन्वेंशनल वॉर में तो उसने हमको हरा ही दिया है, अगर भारत में न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया, एटॉम बॉम्ब आ गया, तो खेल खत्म है हमारा। इसी दौरान दोस्तों पाकिस्तान में इंटरनल स्टेबिलिटी हो जाती है। जुल्फिकार अली भुट्टो गए, जिया उल हक आए, और जनरल जिया उल हक जैसे ही आए, उनको जब ये बात पता चली, वो तो वॉर, उसको तो युद्ध करना ही करना था, ठीक है, पूरे पाकिस्तान को उसने आतंक की फैक्ट्री बना दिया था। तो जिया उल हक कहता है कि शुरुआत करो ऑपरेशन काहूटा, मतलब काहूटा एक जगह है यहां पे, और यहां पे बनाओ एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे हम भी काम करेंगे। उस समय भारत में क्या हुआ, 1975 में इमरजेंसी लगी, 1977 में इमरजेंसी हटी, जनता पार्टी की सरकार आई। जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई आए। मोरारजी देसाई का जीवन जो है काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है, मैं ज्यादा उस पर नहीं जाऊंगा, बस मैं आपको एक चीज बताता हूं। मोरारजी देसाई भारत के PM थे, प्रधानमंत्री थे, ठीक है। उस समय भारत के रॉ और मोरारजी देसाई और रॉ का कैसा रिश्ता है, किस तरीके से मीटिंग्स में फॉलो आउट हुआ था, वो सबको पता है, उस पर मैं ज्यादा डिटेल में फिलहाल नहीं जाना चाहता, ठीक है। बहुत अच्छी किताब लिखी थी रॉ के चीफ ने, मैं नाम भूल गया हूं, मेरी लाइब्रेरी में है, तो उसमें उन्होंने बताया है डिटेल में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा कि किस तरीके से मोरारजी देसाई बिल्कुल रॉ से बहुत चिढ़ते थे, वो इंटेलिजेंस एजेंसी गांधीयन आदमी थे वो। तो अब क्या हुआ कि वो उनके पास जब ये आया, मतलब ये हिसाब किताब होता है, तो फिर मोरारजी देसाई को बोलते हैं भारत के जासूस कि देखिए हमने काम कर दिया है, आप ये मान के चलिए, हमारे पास पुख्ता जानकारी है, ये इस शहर में उस समय 100 के करीब जासूस वहां पे एक्टिव थे भारत के, और हमारे पास पूरी पुख्ता जानकारी है सर कि ये न्यूक्लियर टेस्ट, ये एटम बॉम्ब बना रहे हैं, बस आप हमको $8,000 दे दीजिए, इतना पैसा दे दीजिए आप हमको। बोले इतना पैसा क्यों चाहिए तुमको? उस समय भाई, आज भी अगर आप, मतलब काफी पैसा हो गया ना आज, मतलब अगर आप मान के चलो तो 8 लाख रुपए हो गए, 8 से 10 लाख के बीच में हो गए। उस समय तो और ही ज्यादा था, मतलब काफी कीमत। तो आज के इतने पैसों की कीमत उस समय तुम 8 करोड़ मान लो। तो बोला कि हमने एक साइंटिस्ट को पकड़ लिया है जो पाकिस्तान का है, वो बिकने को तैयार है, वो सारे ब्लूप्रिंट हमको बेच देगा। और हमने बड़ी मुश्किल, तो मोरारजी देसाई ने बोला कि भैया तुमने ये काम कैसे किया? उन्होंने बोला कि हमने काम ऐसे किया कि यहाँ पे नाई है, नाई काहूता में, और नाई के पास आते हैं इनके साइंटिस्ट बाल कटवाने, हमने उन नाई को पकड़ा, उनका बाल का सैंपल लिया और बाल में रेडियो एक्टिव मटीरियल पाया गया। तो ये 110% सर, आप बस हमको इतना पैसा दे दीजिए, इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम हम ठप करवा देंगे। मोरारजी देसाई ने मना कर दिया पैसे देने से। लेकिन इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा, आपके होश उड़ जाएंगे। मोरारजी देसाई ने यह बात जनरल जिया उल हक को बता दी, और इससे पता क्या हुआ? इसे हुआ यह कि भारत के 100-120 के करीब जो रॉ के एजेंट्स थे वो सब मार दिए गए। ISI ने सबको मार दिया। जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम खत्म कर सकते थे उसी समय, वो भारत के एक PM की वजह से नहीं रुक सका। उसके बाद इजराइल आता है। इजराइल क्यों हमारा सच्चा दोस्त है? इजराइल कहता है कि सर हमको बस आप 1 सेकंड दीजिए, हम पूरे काहूता को उड़ा देंगे, बस हम रिफ्यूलिंग करवाएंगे यहां से। उस समय मना कर दिया भारत ने, मोरारजी देसाई ने,
क्योंकि भारत भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। इजराइल ये नहीं चाहता था कि सारा ब्लेम हम पे आए, हम और इंडिया मिलकर ये प्रोग्राम, ये ऑपरेशन करेंगे, नहीं हुआ। फिर उसके बाद सीटीबीटी आता है 1966, क्योंकि ये सबको पता था कि भारत बहुत तेजी से, सीटीबीटी खाली भारत के लिए ही था टू बी वेरी फ्रैंक, और एनपीटी भी भारत के लिए ही था। तो भारत ने मना कर दिया कि हम इस पे साइन नहीं करने वाले, हम बिल्कुल नहीं करेंगे, पहले पूरी दुनिया से वो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब त्यागे। फिर दोस्तों 1998 आता है और अब ऑपरेशन शक्ति लॉन्च होता है और फाइनली हम एक न्यूक्लियर पावर हो गए, हमने एटम बॉम्ब को टेस्ट कर लिया। अब हमारे पास एटम बॉम्ब आ गया था। उस समय सीआईए ने बहुत कुछ बोला था, इस पे भी, ऑपरेशन शक्ति पे भी मेरा एक पूरा लेक्चर है सेपरेट, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसमें बहुत अच्छी किताब भी है, एक मूवी भी बनी इस पे, जॉन अब्राहम है उसमें। तो पोखरण मैं गया था अभी हाल ही में, जैसलमेर, तो वही लगभग 50-60 किलोमीटर दूर है पोखरण, वहां पे बहुत खूबसूरत मंदिर भी है, पूरा बंजर इलाका है। आज भी जितनी भी प्रैक्टिस होती है, जितनी भी ड्रिल्स होती है, पोखरण में ही होती है, सब वहीं पे ही होती है, कुछ नहीं है वहां पे, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, सारे टेस्ट वहीं हो रहे। तो अब क्या हुआ कि 1998 में जब हम न्यूक्लियर पावर हुए, तो फिर पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, अमेरिका ने मदद की, चाइना हमेशा से ही पाकिस्तान की मदद कर रहा है, सारा पैसा सब चाइना से आया है, सब जितने भी ये वेपन, यूरेनियम, सब चाइना से आए हैं, 1970s में भी यही हुआ। तो इन्होंने भी एक हफ्ते के अंदर कैसे कोई न्यूक्लियर पावर हो सकता है, बहुत जबरदस्त अमेरिका ने मदद की है, अमेरिका चाइना ने, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर होना था ना भाई। यहां पे भारत के ऊपर बिल क्लिंटन ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए कि कैसे तुमने न्यूक्लियर पावर टेस्ट कर लिया, और समझिए कैसे तुमने एटम बम बना लिया। और यहां इनकी सैटेलाइट जो है, इनकी स्पाई सैटेलाइट सीआईए की, वो लगातार जो है वो सर्कल कर रही थी, लेकिन स्टिल उनकी नाक के नीचे से हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, एटम बम हमने बनाया। तो अटल बिहारी ने बोला लगा दे जा, लगा दे। तो फिर यहां पे हाथ रखा भारत पे के कंधे पे, बोला कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, हम तुमसे सब कुछ हटा लेंगे, कोई बात नहीं, तुमको जो करना है करो, बस तुम नो फर्स्ट यूज क्लॉज डाल दो। तो भारत एक रिस्पॉन्सिबल नेशन था, भारत ने बोला कि ठीक है हम नो फर्स्ट यूज क्लॉज डाल देते हैं। हमने नो फर्स्ट यूज क्लॉज डाला, हमने ये लिखा कि हम कभी भी पहला हमला नहीं करेंगे, भारत में ये है, भारत कभी भी पहला यूज नहीं करेगा, लेकिन अगर हमारे ऊपर एक भी हमला होता है तो अनप्रेसिडेंटेड स्ट्राइक्स होंगी, यानी कि अगर एक भी हमला हुआ तो इतना बम मारेंगे कि सारा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। पाकिस्तान ने क्या बोला, पाकिस्तान ने कहा कि हम भारत को नहीं हरा सकते, इसलिए भारत से बचने के लिए हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया है। 1998 में जब भारत पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि 2001 में बहुत सारे हमले हुए, आईसीजे 814 कांधार हाईजैक, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर की पार्लियामेंट में अटैक, फिर हमारी पार्लियामेंट में अटैक। तो फिर भारत ने बोला कि ये पाकिस्तान आतंकवाद को फंड कर रहा है, और इसमें जो भी पैसा छोड़ के गया था, सब कुछ, एवरीथिंग दे हैड, लगा दिया। अमेरिका बहुत सारा पैसा छोड़ के गया था, लगा दिया बहुत कुछ। तो फिर उसके बाद भारत ने बोला कि नहीं नहीं यार, अब इनको जो है, इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि इंडिया ने छोटी छोटी मिलिट्री की यूनिट्स तैयार करनी शुरू की, है ना, जो तुरंत ऑपरेशन करेंगी, उसके बाद वहां पे पोस्ट कब्जाएंगी, और उसके बाद बोलेंगे अगर ये पोस्ट चाहिए तो सबसे पहले तो तुम हमको अपना एक आतंकी दो। तो इसके रिस्पॉन्स में हमें देखते हैं कि जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने क्या किया कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बना लिए। अब ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या थे, ये स्पेसिफिक जगह पे टारगेट करेंगे, मतलब एक टैक्टिकल, बहुत जैसे न्यूक्लियर वेपन जैसा नहीं, एटम बॉम्ब जैसा नहीं है ये, ठीक है, लेकिन ये स्पेसिफिक जगह, जैसे मान लीजिए कि लखनऊ है, लखनऊ को मारना तो लखनऊ ही तबाह होगा, बोला कि हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं क्योंकि भारत की रणनीति है, तो पाकिस्तान ने भी रणनीति बदल ली। अब उसके बाद क्या हुआ कि भारत ने ये जब देखा कि अच्छा ऐसी बात है, तो भारत ने बोला कि बेटा हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पढ़ लो कि अगर एक भी टैक्टिकल वेपन गिरा तो हम इतना बम मारेंगे, हम फिर कितने भी मार सकते हैं, जितने सारे न्यूक्लियर हेड जो है वो हम मार सकते हैं। लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, समझ रहे हो, मतलब एक तरीके से पाकिस्तान ये कहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन वो न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे आला कमान में, वो फैसला उसके पास नहीं है, उसका फैसला किसके पास होगा, जो बॉर्डर पे खड़ा है उस कोर कमांडर के पास, वो एटम बॉम्ब फायर करे ना करे। इन्होंने नासिर मिसाइल बनाई है जिसमें ये यही टैक्टिकल बॉम्ब जो है वो रखते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब, कि वो जो है वो कोर कमांडर फैसला लेगा, और उसके बाद वो कोर कमांडर जो है वो भेजेगा आला अधिकारी को, और ऐसे 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 हायरार्की है, 3-4 लेवल्स पे पास करने के बाद आपको ये फिर डिसीजन आएगा कि आप हमला कर दीजिए। इतने में भारत समझ गया, लगा ओके, भारत सब समझ गया। फिर भारत ने एक साइबर वेपन बनाया इजराइल की मदद से।
भारत बोला कि बेटा हम तुम्हारे सिग्नल को ही ब्लॉक कर देंगे। ये कभी हो ही नहीं पाएगा, भारत ने अभी तक उसको एक्टिवेट नहीं किया है क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। एक और चीज, भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में ग्रे एरिया भी है। उसमें यह है कि देखो, अगर हमको पता भी चल गया कि हमारे पास हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला होने वाला है, तो भी हम न्यूक्लियर हमला कर देंगे, तो भी हमारी जो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है ना, वो वॉयलेट नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि तुम हमारे ऊपर हमला करने वाले हो तो बहुत सारे न्यूक्लियर बम मार सकते हैं तुम्हारे ऊपर। तो ये ग्रे एरिया का भी भारत यूज कर सकता है। हमने इजराइल की मदद से एक बहुत जबरदस्त साइबर वेपन बनाया है। इंडियन हैकर्स फुली केपेबल कि पूरे सिस्टम को ही जाम कर देंगे, वो पूरे सिस्टम को जाम कर सकते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इनका डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। न्यूक्लियर बॉम्ब एक के पास, वही कोर कमांडर, फिर ऐसे ऐसे करते करते तो उसी को जाम करके कि भैया फायर करना है कि नहीं करना है, अरे सिग्नल जाम हो गया, या ये क्या कह रहे हैं, फायर नहीं करना है, अच्छा। और तब तक भारत को मौका मिल जाएगा तुरंत। भारत को भाई ये जितना भी, देखिए इस समय भारत की जो बता दूं कि भारत की जो फोर्सेस हैं वो बटी हैं। मतलब एक तरीके से भारत ने ऐसे यूनिट्स बनाए हैं जो 6 घंटे के अंदर ऑपरेशन करके मार के वापस आ सकते हैं, या फिर 6 घंटे के अंदर अंदर, जब तक पाकिस्तान को पता चलेगा तब तक वो उनके एरिया ऑक्यूपाई हो गए होंगे। ऐसा ट्रेनिंग है। इस तरीके की भी भारत ने, अब इंडियन आर्मी ने ऐसे प्रिपेयर किया हुआ है। अब बात यह है कि हमारे पास बहुत हमले हुए, हमारे ऊपर इतने आतंकी हमले हुए, लेकिन अभी तक क्या हुआ? अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। हमने इतनी सारी चीजें बनाई हैं, लेकिन फिर भी अभी तक उसका एक भी यूज नहीं आया। यह पाकिस्तान कहता है कि हमने जो है अपनी मिसाइल दहेज में देने के लिए नहीं रखी है, किचन में सजाने के लिए नहीं रखी है। तो मैं उनसे ये बोलना चाहूंगा, इंडियन आर्मी को उनसे ये बोलना चाहिए, और पूरा भारत देश उनसे ये बोलना चाहेगा कि हमने भी अपनी मिसाइल जो है वो दिवाली के लिए नहीं रखी हुई है, या हमारे पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, ठीक है। तो वही बता रहे कि पूरा ऐसे फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट। अब ये तो मैंने आपको टेक्निकल चीज बताई कि अगर ऐसा होता भी है, भारत को बहुत जल्दी पता चल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। इंडिया को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला करने वाला है। उसके बाद भारत के पास डिफेंस सिस्टम है, इन केस अगर हमला हो गया। S-400 जो हमने रशिया से लिए हैं, उनके पास भी है, बट चाइना का डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। तो भारत ने एक S-400 पाकिस्तान बॉर्डर पे तैनात किया है, एक चाइना पे तैनात किया है, राइट। तो पहली बात, भारत को पता चल जाएगा भारत का अपना डिफेंस सिस्टम है। दूसरा कि पाकिस्तान जो है, हमारे पास, हमने इजराइल की मदद से जो साइबर वेपन, उससे हम उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर सकते हैं। उनका पूरा टेक्निकल वो चलेगा ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तीसरा, जो पाकिस्तान बार बार न्यूक्लियर वॉर कहता है, वो डरता है, उसको पता है, उसने खुद बोला था 1998 में कि हम कन्वेंशनल वॉर भारत से लड़ ही नहीं सकते, और उसको पता वो नहीं लड़ सकता। तो एक चीज क्या है कि जो इनके आर्मी जनरल्स हैं, इन्होंने बहुत पैसा कमाया है। भारत अगर आज खूब पैसा की पेशकश कर देना कि बिक जाएंगे जनरल। इन्होंने बिजनेस बनाए हैं, इन्होंने लैंड हथियाए हैं, बाहर इन्होंने सीमेंट की फैक्ट्री खोली हुई है, बहुत कुछ किया हुआ है। होटल्स, कमर बाजवा का जो भाई है, उसने 135 होटल खोले हैं बाहर। इनको वो सब प्यारे हैं, समझ रहे? इनके आर्मी के पास है न्यूक्लियर की कमान, लेकिन इनको ये सब प्यारा है। तो अगर न्यूक्लियर वॉर होगा तो सब चला जाएगा रातों रात, इनकी फैमिलीज चली जाएंगी। तो ये कभी नहीं होगा। ये सिर्फ भारत को डराने के लिए है। ये बौखलाहट में होता है ना कि मार देंगे मार देंगे। क्या होता है कि जब आप कार से जाते हो, दूसरी कार आती है, आपकी टक्कर हो जाती है, कुछ लोग गन लेके चलते हैं, वो निकाल तो लेंगे गन, अब इससे सोचता कि सामने वाला डर जाएगा, लेकिन वो चलाएंगे नहीं कभी। क्या पता वो गन खाली हो या पिचकारी हो, एक तो ये भी नहीं पता। ये हिसाब किताब है भाई। तो ये सीधा सीधा डर क्रिएट कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये आसानी से पता लग जाता है कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का चाइना के पास है रिमोट कंट्रोल जो है ना पूरे न्यूक्लियर वेपन का, वो चाइना के पास है। चौथा पॉइंट, तो चाइना कंट्रोल करता है काफी हद तक, क्योंकि चाइना ने ही मदद की है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बनाने में, और अमेरिका का भी हस्तक्षेप है। इन दोनों देशों को पता है, ये दोनों देश कभी भी इसकी सहमति नहीं देंगे। इंटरनेशनल प्रेशर, क्योंकि देखिए एक ही न्यूक्लियर वेपन काफी है पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए। वर्स्ट टू वर्स्ट केस में पाकिस्तान का डिसीजन ले भी लेता है, तो कभी ये देश ऐसा होने ही नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट वहां पे लगा हुआ है। उनको पता है भारत रिटेलिएट करेगा, उनको पता है कि पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। तो इसीलिए पूरी दुनिया, इंटरनेशनल प्रेशर इतना हो जाएगा कि दिमाग खराब। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके खुद के घर से ऐसा होने ही नहीं देंगे।
आपको मैं ये भी बता दूं, जिस तरीके से पाकिस्तान का जनरल बिकने को तैयार हो गया था, जनरल कह रहा हूं वो जो साइंटिस्ट था, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, वैसे इनके जनरल बिकने को तैयार हो जाएंगे। इनके जनरल बोल देंगे, इनके जितने भी आला लीडरशिप, उनको सीट अंदर ही अंदर बहुत टसल चलती है इन लोगों में। इन लोगों में सीट को लेकर बहुत मारामारी है कि कौन कौन सी पोजीशन लेगा। वहां पे चाटुकारिता चलती है, मेरिटोक्रेसी नहीं है पाकिस्तान आर्मी में, समझ रहे हैं? तो हर किसी को गद्दी चाहिए और आसानी से कोई बाहर का उसको यूज कर सकता है। और जहां तक न्यूक्लियर की बात है, तो पता होगा तो 110% इसको रोक दिया जाएगा, वहां के लोग ही रोक देंगे, उनको अंदर से सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान कभी भी न्यूक्लियर हमला कर ही नहीं सकता। आई होप आपको समझ में आया होगा और ये वंस एंड फॉर ऑल क्लियर हो गया होगा डाउट। तो कुछ लोग जो डर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सर पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला कर देगा, तो हमने कहा भाई इसकी औकात नहीं है ना। बाकी जो होगा देखेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।